कुछ कुछ ऐसे हमारे बीच में, हमारे स्टूडियो में कुछ ऐसे साथी मौजूद हैं जो अपने प्रश्न पूछना चाहेंगे। तो ये भी एक नया प्रयोग है एक प्रकार से। तो हम कुछ प्रश्न लेते हैं। हाँ मैम, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि एक मेरी भी दुविधा है, और जब भी हम फील्ड में जाते हैं कि न्यूट्रिशन पे बातचीत करते हैं तो लोगों की ये होता है कि इसकी जरूरत ही नहीं है जी, अच्छा खाना खाओ, घर में पका हुआ खाओ, हमारे तो घर में ही अनाज है, इस तरह की चीजें, तो इसकी शायद जरूरत ही नहीं है। तो उनको क्या वाकई वो सही है? तो क्या अगर गाइड करना है तो क्या करना चाहिए? और कुछ लोग कहते हैं कि इसको खाना तो चाहिए लेकिन लंबे समय तक अगर लेंगे तो नुकसान करेगा, आपको न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा समय तक जरूरत नहीं है। तो आपके माध्यम से मैं भी समझना चाहता हूँ, और अगर शायद आपका सही जवाब मिलेगा तो बहुत सारे लोगों को उसका बेनिफिट होगा। क्या प्लीज़ थोड़ा सा उसके बारे में। जी, तो सबसे पहले बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि अगर हम न्यूट्रिशन को ये सोचें कि अगर हमने ये ले लिया तो हम कुछ भी खा सकते हैं, तो वो गलत धारणा है। हमें बैलेंस डाइट लेनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, और न्यूट्रिशन हमें सपोर्ट करेगा। अब आज की डेट में अगर जैसे आपने पूछा कि लोगों की ये धारणा है कि खाना ही नहीं चाहिए, 80% of Indians they are deficient in vitamin B12 and vitamin D3, और जिससे इतनी ज़्यादा समस्याएं हो सकती हैं वो सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ का कारण विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, और ये कमी कैसे पूरी होगी? ये न्यूट्रिशन से ही पूरी होगी। तो न्यूट्रिशन हमारे सपोर्ट के लिए है, तो अगर हम सपोर्ट लेते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हाँ, बैलेंस डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ। सर मैं आपको बताती हूँ, मैंने Please. बहुत सारे कुजीन्स को स्टडी किया, मैक्सिकन, अच्छा। थाई, चाइनीज़, इवन जापानीज़ कुजीन। वो आपकी समझ मुझे मालूम है, बहुत अच्छी है। जी। हाँ, मैंने आपको थाई कुजीन से हाँ वो जी, हाँ जी, सूप हाँ जी। ट्राई कराया था। जी। तो पर सर हैरानी की बात ये है कि हमारी जो देसी इंडियन थाली है, दैट इज फुल ऑफ बैलेंस ऑल द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। कैसे, मैं बताती हूँ आपको। हमारी थाली आप इमेजिन कर लीजिए, उसमें क्या क्या है? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सैलेड, कर्ड, सब कुछ है। हमें चाहिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमें चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिल गए रोटी और राइस से। फैट्स हमने खाना ही तेल में बनाया, हम ऐसे तो है नहीं कि तेल यूज ही नहीं करते और उबला हुआ खाना खाते हैं, तो हम अच्छे से तेल में खाना बना रहे हैं, हम फैट्स ले रहे हैं। फिर उसके बाद प्रोटीन, दाल चावल इज वेरी गुड इन 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स। दाल चावल बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो वो हमारी प्रोटीन की अच्छे से रिक्वायरमेंट पूरी करता है। वेजिटेबल, हम सब्जी खाते हैं, वो विटामिन्स और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। आजकल प्रोबायोटिक्स का हो रहा है, हम तो शुरू से कर्ड खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, छाछ खा रहे हैं, तो प्रोबायोटिक्स है। प्रीबायोटिक्स हमें मिल रहे हैं, हम अदरक का इस्तेमाल करते हैं, लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, अचार लेते हैं। तो हमारे पास तो सब कुछ है हमारी थाली में, तो ये तो हमें लेना ही है। साथ में अगर हम स्पेशली 40+ हैं, हमें विटामिन B12, D3 का स्पेशल ध्यान रखना है। बच्चों में भी ध्यान रखना है कि इनकी डेफिशिएंसी ना हो। और अगर हम इतना ज़्यादा डाइट फॉलो नहीं कर सकते, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि डाइट के साथ अगर आप मल्टीविटामिन की सपोर्ट लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बाकी अगर किसी को लगता है कि वो पूरा टाइम नहीं ले सकते, तो वो कुछ टाइम के लिए छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। उनकी बॉडी खुद डिमांड करने लग जाएगी, उनको पता लग जाएगा कि जब ये मैं सप्लीमेंट लेता था मैं इतना एनर्जेटिक रहता था, अब मुझे थोड़ा लो फील हो रहा है, या वो अपने आप बता देगा। थोड़ा अपने बॉडी के क्यूज को भी समझो। तो मुझे विटामिन D3 का अपने आप पता लग जाता है कि मेरा शॉर्ट ड्यू है, तो अपने बॉडी क्यूज देती है, तो उसे समझना बहुत ज़रूरी है। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम। मैडम, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। भी सबकी अलग अलग सलाह रहती है, भी कोई सप्लीमेंट खाने से पहले लेना चाहिए, कोई कहता है बीच में लेना चाहिए, खाने के बीच में, ताकि खाने के साथ घुल जाए। कोई सप्लीमेंट कहता है भी शाम के वक्त, रात को नहीं लेना, शाम को ले सकते हो। तो सबकी अलग अलग धारणाएं हैं। तो कोई कहता है भी किसी भी टाइम ले लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सप्लीमेंट लेने की सही टाइमिंग क्या है?
तो ये डिपेंड करता है आप कौन सा सप्लीमेंट ले रहे हैं. अगर आप सपोज आप ले रहे हो मैग्नीशियम का सप्लीमेंट, आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया मैग्नीशियम लेना है, तो वो आपको रात को सोने से पहले ही लेना है. अगर आप मल्टीविटामिन्स वगैरह ले रहे हो तो वो आप सुबह नाश्ते के साथ भी ले सकते हो, खाने के साथ ले सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है. दोपहर के खाने के साथ भी ले सकते हो. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इसी टाइम लेना है. आई ऑलवेज रेकमेंड कि आप ब्रेकफास्ट के साथ ले लोगे तो ठीक है, पूरे दिन में वो एब्जॉर्प्शन अच्छी रहेगी, तो इट्स गुड. बाकी आई होप. और क्या सवाल था सर आपका? कोई कहते हैं भी किसी भी टाइम ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो डिपेंड्स ऑन द सप्लीमेंट सर कि कौन सा ले रहे हैं. मल्टीविटामिन्स किसी भी टाइम ले सकते हो, प्रेफरेबली ब्रेकफास्ट. और स्पेशल सप्लीमेंट्स हैं उसके लिए डॉक्टर्स बता ही देते हैं. अगर आप B12 की डोजेज ले रहे हो वो भी आप किसी भी टाइम ले सकते हो. आयरन की डोजेज ले रहे हो उसको डॉक्टर बता देते होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चलना है आपको, तो अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर सकते हैं. तो उसमें मैम मेरा अपना ये ओपिनियन है कि कोई कुछ भी बोल रहा है तो हमें हर किसी की बात नहीं सुननी चाहिए. वो व्यक्ति ऑथेंटिक हो, उसके पास में वैसी नॉलेज जानकारी हो, तो फिर तो हम गंभीरता से लें. राह चलते किसी ने कुछ भी बोल दिया तो उसको हमने उतना महत्व देना ही नहीं है. ऐसे तो पता नहीं कौन क्या बोल देता है. तो जैसे ईशा मैम बोल रहे हैं, उन्होंने पढ़ाई किया है, अपने ऊपर काम किया है, इतने सारे डॉक्टर्स के इंटरव्यू लिए हैं, तो वो बोल रहे हैं तो इसका मतलब बात में गहराई है. और ऐसे ही कोई व्यक्ति मतलब कोई भी दूसरे प्रोफेशन में है, उसका कोई इससे लेना देना नहीं है कोई बहुत ज़्यादा, वो बोले तो फिर हमें उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेना. राइट. और सिर्फ बहुत ज़्यादा हमें चीज़ों को कॉम्प्लिकेट भी नहीं करना चाहिए कि इतने बजे लेना है, इस टाइम लेना है, ये वो. अगर आपने लेना है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. आपका शरीर बता देगा. जैसे आपने बोला ना, बॉडी से क्यों मिल जाएंगे. हाँ, आपने 2 टाइम लेके देखा तो जौन सा टाइम सूट कर रहा है वो थोड़ा सा कॉन्शियस एग्जैक्टली, बिकॉज दे आर फूड सप्लीमेंट्स ओनली, दे आर पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन ओनली, तो इट्स ओके. आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो कोई दवाई नहीं है. मैम मेरा आपसे ये सवाल है कि सब लोग कहते हैं कि घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो क्या सच में ही बढ़ता है या नहीं? ओके, वेल मैं खुद कहती हूँ कि अगर 1 चम्मच आप घी लेते हो उसमें कोई नुकसान नहीं है. बट कोलेस्ट्रॉल जो अभी 2015 में लेटेस्ट स्टडी आई है, वो कहते हैं कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का लिपिड कोलेस्ट्रॉल से कोई खास लिंक नहीं है. यानी घी में, हम घी को बैड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, तो हमें लगता है वो खाएंगे तो डायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा. तो वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा. लेकिन हाँ, एक पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाला है, घी में बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं. और ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं, अगर हम इन्हें बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, सपोजिटली आप हर चीज़ में घी डाल रहे हो, हर चीज़ को घी में बना रहे हो, तो दैट विल डेफिनेटली इंक्रीज योर LDL कोलेस्ट्रॉल विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हार्ट. तो आपको घी अगर लेना भी है, अगर आपको अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें विटामिन A होता है, स्किन भी ग्लो करती है अगर आप घी लेते हो, तो 1 चम्मच घी जैसे सब्जी पर डालकर, दाल पर डालकर, फुल्के पर लगाकर टोटल दिन में टोटल 1 चम्मच घी आप ले सकते हैं. मैम जैसे अभी प्रश्न आया कि घी खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तो ऐसे कुछ चीज़ों में मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ. जैसे ऑयल, खाद्य तेल, तो बहुत सारे लोग कहते हैं यार सरसों का खाओ, कुछ कहते हैं नहीं मूंगफली का बहुत बढ़िया रहता है. अभी डॉक्टर ने कह दिया कि यार बदल बदल के खाओ, आप 1 महीना ये खा लो, अगले महीने दूसरा खा लो, तीसरा खा लो. आप क्या कहते हैं? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और ये इंडिया की नीड भी है जानना कि कौन सा कुकिंग ऑयल खाएं, क्योंकि अब तक मुझे लग रहा है पता नहीं कितने डेकेड्स हो गए इस कन्फ्यूजन को चलते हुए. और ये कन्फ्यूजन सिर्फ आम आदमी तक नहीं, ये कन्फ्यूजन डॉक्टर्स तक भी है, डाइटिशियंस तक भी है, हेल्थ एडवोकेट्स तक भी है. तो आज मैं ट्राई करूंगी कि इस कन्फ्यूजन, सारे मिथ्स को हम तोड़ें प्लीज, और सही फैक्ट्स के साथ जाने कि कौन सा कुकिंग ऑयल सबसे बेस्ट है. तो अभी आपने पहले मस्टर्ड ऑयल के बारे में बोला, तो पहले मैं उसके बारे में बताती हूँ. और आजकल आप बहुत सारे वीडियोस भी देखते होंगे, कच्ची घानी सरसों का तेल खाना चाहिए, और बड़े बड़े डॉक्टर्स और डाइटिशियंस भी प्रमोट करते हैं. और मैं कहूँगी उनकी गलती नहीं है, इंडिया में ही कुछ कमी है, कोई ना कोई रेगुलेशंस की कमी है जिसकी वजह से कंफ्यूजन बना हुआ है. अब मैं आपको बताती हूँ, सरसों का तेल जो है, इंडियन वैरायटी ऑफ सरसों का तेल है जो, उसमें एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है इरूसिक एसिड.
जी। जो हम घर में पेंट करवाते हैं उसमें भी इरूसिक एसिड होता है। जो सरसों के तेल में एक अजीब सी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, फ्लेवर जी, होता जी। है, जो उसकी यूएसपी है, वो उस इरूसिक एसिड के कारण है। अब विदेशों में आप नेट पर चेक कर सकते हैं, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम में रेगुलेशंस बन चुकी हैं बहुत सालों से। 2003 से रेगुलेशन बनी हुई है कि किसी भी खाद्य तेल में, किसी भी एडिबल ऑयल में अगर 5% से ज़्यादा इरूसिक एसिड है, वो खाने के लिए वो मान्य है ही नहीं। उसे हम एडिबल पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। दैट इज़ नॉन एडिबल इन नेचर। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है, उसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं इरूसिक एसिड की वजह से। और इसीलिए वहाँ के देशों में 5% से ज़्यादा इरूसिक एसिड वाले तेल बैन हैं। और आप गेस कीजिए हमारे इंडियन मस्टर्ड ऑयल में कितने प्रतिशत इरूसिक एसिड होगा? आप गेस करके देखिए सर, कितने कोई idea नहीं है। प्रतिशत होगा? थोड़ा गेस कीजिए सर। ऑडियंस से भी मैं कहूँगी वो कमेंट में गेस करके देखें जब तक मैं बताती हूँ। 2-4% में मिनिमम 35%, 55% तक भी है। और ये इंडियन वैरायटी में ही है, उसे कोई मैन्युफैक्चरर निकाल नहीं सकता बाहर। वो उस वैरायटी में ही, जो वैरायटी यहाँ पर बनती है भारत का सरसों का तेल, जी। उसमें 35% से लेकर 55% तक इरूसिक एसिड है। लेकिन प्रतिशत तक इरूसिक एसिड है, लेकिन यहाँ पर इंडिया में कोई रेगुलेशन है ही नहीं इसको लिमिट करने की। अभी तक एफएसएसएआई ने कोई रेगुलेशन बनाई नहीं है, लेकिन वहाँ के देश, बाहर के देश बना चुके हैं। अगर आपके ऑडियंस में से, व्यूअर्स में से किसी के भी रिलेटिव्स रहते हों अमेरिका में, कनाडा में, वो अपने रिलेटिव से पूछ सकते हैं कि विदेशों में भारत का सरसों का तेल कैसे बेचा जाता है, बॉटल पर क्या लिखा जाता है, और उस पर लिखा जाता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। अच्छा। इंडियन मस्टर्ड ऑयल कनाडा में अगर बिक रहा है तो लिखकर बिक रहा है फॉर एक्सटर्नल यूज, यानी आप उसे सर पे लगा लें, मसाज कर लें, लेकिन इंटरनल यूज अंदर ना खाएं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे सिस्टम की, या कमी है रेगुलेशंस की, जिसकी वजह से सरसों का तेल आज की डेट में लाखों लोग खा रहे हैं इंडिया में, बल्कि करोड़ों खा रहे होंगे। और हमारे हेल्थ एडवोकेट्स भी इसे प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेडिशनल ऑयल है। तो कहीं ना कहीं हम ट्रेडिशंस की तरफ वापस जाना चाहते हैं, लेकिन इसका ये पॉइंट कि इसमें इरूसिक एसिड बहुत ज़्यादा है, वो हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो उसे समझना होगा। अगर रेगुलेशंस बनती तो डॉक्टर्स और डाइटिशियंस भी कंफ्यूज ना होते। तो उनकी गलती नहीं है, मैं कहूँगी ये। राइट। तो ये हो गया कि सरसों तेल उतना अच्छा नहीं है। नहीं है। फिर कौन सा अच्छा है? सिर्फ इंडिया में अभी कुछ डेकेड से एक कुकिंग ऑयल आया है, राइस ब्रेन ऑयल। अब इस राइस ब्रेन ऑयल में ये नेचुरली बैलेंस्ड ऑयल है। इसमें तीनों तरह का फैट, जो हमें आईसीएमआर और एनआईएन न्यूट्रिशन कहता है कि हमें तीनों तरह का फैट जो हर तेल में होता है, सफ़ा, पुफा और मुफा, तीनों तरह का फैट बैलेंस में लेना है। और इसीलिए आपने सुना होगा कि बहुत पहले डॉक्टर्स ने कहना शुरू कर दिया था कि कोई एक तेल आपके लिए यूजफुल नहीं है, आपको हर महीने रोटेशन करनी है, तेल को बदल बदल कर इस्तेमाल करना है। वो इसीलिए कहते थे कि क्योंकि किसी भी तेल में तीनों तरह का फैट बैलेंस नहीं था, इसीलिए वो कहते थे रोटेशन करो। लेकिन कंज्यूमर के लिए क्या रोटेशन करके ये पॉसिबल है कि वो तीनों तरह का फैट बैलेंस में ले ले? नॉट पॉसिबल। किसी को क्या मालूम किसमें कितना फैट है। लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। राइस ब्रेन ऑयल इंडियन मार्केट्स में अवेलेबल है। ये नेचुरली बैलेंस्ड है। इसमें तीनों तरह के फैट्स हैं, सफ़ा, पुफा और मुफा, टोकोट्रियानॉल, टोकोफ्रानॉल, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, गामा ओरिजिनॉल, ये सब मौजूद हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी हेल्थियर चॉइस। मैं आपके व्यूअर्स को कहना चाहूँगी कि इफ़ यू वांट टू गो विद राइस ब्रेन ऑयल, देन आप इसे बिना बदले लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लिए एक वन सिंगल कुकिंग ऑयल की तरह यूज़ किया जा सकता है, आप कर सकते हैं। बट बहुत सारे ब्रांड्स हैं राइस ब्रेन ऑयल के अवेलेबल मार्केट में। बी स्मार्ट कंज्यूमर।
आज की डेट में हम सब ने स्मार्टफोन तो ले लिए, लेकिन क्या हम स्मार्ट बन पाए? तो हमें स्मार्ट कंज्यूमर बनना है, हमें चेक करना है कि जो ब्रांड हम ले रहे हैं क्या उस पर भारत सरकार का ट्रांस फैट फ्री का लोगो लगा हुआ है, बिकॉज आई वांट कि जो हम ऑयल यूज करें उसमें ट्रांस फैट ना हो। तो ट्रांस फैट फ्री का भारत सरकार ने एक लोगो बना दिया है रेड एंड ब्लैक कलर का। अगर आप जो कुकिंग ऑयल चूज कर रहे हैं, राइस ब्रान ऑयल का जो ब्रांड चूज कर रहे हैं, आप चेक कीजिए कि उस पर ट्रांस फैट फ्री का लोगो लगा हुआ है। और एक और चीज़ सर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी, बहुत ही नई चीज़ है और मुझे ये सब इसलिए मालूम है क्योंकि मैं डायटिक्स के साथ साथ फूड इंडस्ट्री से भी लिंक्ड हूँ जी। तो 20 सालों का मेरे पास वो भी एक्सपीरियंस है। तो जनरली जो अधूरी चीज़ें थी डायटिक्स में वो पूरी हो रही हैं बिकॉज ऑफ दिस। अभी लेटेस्ट एक रेगुलेशन आई है कोडेक्स, आप जानते हैं कोडेक्स जो ग्लोबली फूड स्टैंडर्ड्स बनाता है, WHO ने बनाया है। अच्छा। तो कोडेक्स ने 2019 में ये फाइंड आउट किया, ये डिक्लेयर किया, एक नोटिफिकेशन जारी की कि खाने के तेलों को अगर इम्प्रॉपरली प्रोसेस किया जाएगा तो उनके अंदर कुछ कंटामिनेंट्स पैदा होंगे जिनका नाम है GE and 3-MCPD। और ये कंटामिनेंट्स लेने से कैंसर हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, किडनी डैमेज हो सकता है। ये कोडेक्स ने डिक्लेयर कर दिया और इमीडिएटली यूरोप ने इस पर एक्शन लिया। यूरोप ने 23 अप्रैल 2024 में एक रेगुलेशन निकाली और तेलों के खाने के तेलों में GE और MCPD की सेफ लिमिट्स तय की। ये यूरोप ने कर दिया, लेकिन इंडिया में अभी तक कोई रेगुलेशन है नहीं। तो आपके चैनल को बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी सुनते हैं, ऑयल मैन्युफैक्चरर्स भी सुनते हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से सभी कुकिंग ऑयल मैन्युफैक्चरर से निवेदन करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि आप GE और 3-MCPD कंटामिनेंट्स को चेक करने के लिए मशीनरी इंपोर्ट करें, क्योंकि इंडिया में अवेलेबल नहीं है। आप उसे इंपोर्ट करें, अपने हर बैच को चेक करें कि क्या सेफ लिमिट्स के अंदर वो कंटामिनेंट्स हैं। यूरोप ने तो स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं, आप